हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से। मैं आकाश आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली आपकी हमारी जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और लेक्चर नंबर 7 को हम कर रहे हैं। इसमें आपके सामने है धारणीय, पर्यावरण और धारणीय। ठीक है, क्या है? पर्यावरण और धारणीय विकास। ठीक है, पर्यावरण धारणीय विकास लेसन नंबर 7 आप देख लीजिए। अब हम सबसे पहले, आपको पता है जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं कोई ना कोई चीजों को लेकर किसी न किसी कोटेशन के साथ पढ़ते हैं, और क्यों ना पढ़े, बहुत अच्छी चीज है। कह रहे हैं पर्यावरण को यदि यथावत छोड़, जैसा है वैसे छोड़ दो, आप उसमें कोई भी इंटरफेयर मत करो। यथावत का मतलब जिस स्थिति में वो है उसको वैसे छोड़ो। कह रहे पर्यावरण को यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। आप यही छोड़ दोगे तो लाखों वर्षों तक क्या बनेगा? जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक स्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति कैसी है? स्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति क्या है? मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने, दुर्गमी और अपरिवर्तनीय बदलाव की क्षमता। परिचय। पिछले अध्याय में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के सक्षम प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख आर्थिक मुद्दे हैं उन पर आपकी चर्चा की। ठीक, अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई। इसके लिए हम पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी। पर्यावरण है, गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी। आप देख रहे हैं हमने भले ही आर्थिक विकास किया है, जातियों को नष्ट किया है, वन्य जीवों को नष्ट किया है, उनके आवास को डिस्टर्ब किया है और हमने अपने घर बनाए। बड़ी सोचने वाली बात है। आप इस चीज को बड़ा अच्छा समझ, आप अपने माता पिता से पूछिए, आज से जब वो आपकी एज में थे तब पहाड़ में कितने वन थे और आज कितने वन हैं। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आप और कोई नहीं कि हमने विकास के नाम पर कैसे वनों का। ठीक, और हमने कि हमारे यहाँ होटल बने, हमने उनको नाश कर दिया। अब जैसे जैसे वैश्वीकरण में जिसका संकल्प उच्च आर्थिक समृद्धि है वे प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें पहले के विकास के पथ पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान रखना होगा। ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ पर चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के धारणीय, अधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले आर्थिक विकास में पर्यावरण का महत्व और योगदान को समझना होगा। महत्व को समझेंगे। देख लिया? अब कह रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखते हुए इस अध्याय में हम 3 भागों में बांटा गया। पहला पर्यावरण के कारण, दूसरे भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति चर्चा की गई है। तीसरे भाग में हम धारणीय यानी कि सस्टेनेबल विकास को प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों और युक्ति के विचार करेंगे कि भैया हम ऐसा विकास करें कि हमारे पर्यावरण पर उसका कोई प्रभाव न और हम डेवलपमेंट भी कर जाएं। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्यावरण परिभाषा और कार्य। पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विस्तार और समस्त संसाधनों की अगरता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे हम वे सारे जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित, सभी जीव तत्व, पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं, जबकि हवा, पानी, भूमि अजैविक तत्व हैं। चट्टानों और सूर्य की किरणें पर्यावरण के अजैविक तत्वों के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हें जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है कि उनके अंतर संबंध कैसे हैं, हम उनको देख सकते। देख लिया? तो कौन कौन से हम जिन्हें हम जैविक तत्वों के अंतर्गत रखते हैं, कौन से अजैविक तत्व में पेड़ पौधे वन, ये हमको इनमें स्टोर करके देखना। देखिए
पर्यावरण के 4 आवश्यक कार्य। यह संसाधनों की पूर्ति करता है, जिसमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग संसाधनों के क्षय या समाप्त होने की आशंका के बिना किया जाता है। हमें लगता है कि ये समाप्त नहीं हो सकते, इनका क्षय नहीं हो सकता। संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरणों में वनों में पेड़, समुद्रों में मछलियां और दूसरी ओर गैर नवीकरणीय योग्य संसाधन वे हैं जो निष्कर्ष और उपयोग से समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन एक अवशेष को शहीद कर लेता है। यह जननांकीय और जैविक यह सौंदर्य विषयक सेवा प्रदान करता है। कोई सुंदर आप देख सकते हैं पर्यावरण का कार्य क्या है, तो 4 कार्य है। पहला, संसाधनों की पूर्ति, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको हम एक बार प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, कुछ ऐसे जिनको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? इन्हीं के आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, अब कुछ संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, मछली हैं, कुछ अवशेष से बनते हैं, कुछ जनित और विधियों के पोषण के द्वारा भी हमको वो आपका सुंदर दिखाई देते हैं। तो उनका आधार और उनका तत्व के रूप में हम चलिए हो गया। अब कह रहे हैं कि पर्यावरण के इन कार्यों को बिना किसी कर सकते हैं जब तक ये कार्य उस धारण क्षमता की सीमा में है। इनका अर्थ है कि संसाधनों का निष्कासन व उनके पुनर्जन्म की दर अधिक नहीं है। उत्पादन अवशेष पर्यावरण की समावेशन की क्षमता, ऐसा नहीं होता तो पर्यावरण जीवन पोषण स्तर अपना तीसरा महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है। इससे पर्यावरणीय संकट पैदा हो जाता है। पूरे विश्व में आज स्थिति यह है कि विकासशील देशों की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, ध्यान दीजिए, इनकी विकासशील देशों की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या विकसित देशों के समृद्ध उपभोग और उत्पादन मानकों ने पर्यावरण के पहले 2 कार्य पर भारी दबाव डाला है। पहली चीज देखिए, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। पहला प्रयास तो यह है कि भैया जो आपका डेवलपिंग कंट्री है, भारत हो गया, चाइना हो गया, क्लियर हो गया, ऐसी कंट्री क्या है, ये अभी विकासशील है, यानी कि विकसित होने की कगार की तरफ बढ़ रही है। तो इनके विकासशील होने के साथ इनकी बड़ी सबसे कम क्या कमी है कि इनके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है, इन्हें उपभोग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। जबकि वहीं क्या है, आपका जो आपके विकसित देश है, विकसित देशों के पास जनसंख्या बड़ी सीमित है, लेकिन वो अपने उत्पादन उपभोग में वो पर्यावरणीय मानकों को देख रहे हैं। पर्यावरणीय की मानक कैसे, उनके में फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए, पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, इस तरह की कृषि होनी चाहिए, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें पर्यावरण पर ही तो आपका दबाव डाल रही हैं। अब जिसकी डिमांड ज्यादा है वो पर्यावरण की तरफ बढ़ेगा, उसे जमीन बढ़ानी होगी और संसाधन विलुप्त हो रहे हैं और सर्जन अवशेष पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के बाहर है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब समाप्त हो रहे हैं तो उनको अवशोषित करने की क्षमता भी कम से बाहर, यानी कि उतना ठीक। और अवशोषित क्षमता का पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से है। यानी कि अब एग्जाम्पल के रूप में ये समझ सकते हैं कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं, उतने पौधे हमारे पास नहीं है जितना उसको सोख पाए। अगर सोख रहे हैं तो बैलेंस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उत्पादन बहुत ज्यादा है, कई हजार मेट्रिक टन आपका कार्बन का उत्पादन हो रहा है, लेकिन पर्यावरण में पेड़ पौधे बचे ही नहीं सोखने की। एग्जाम्पल में आप हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर, हल्द्वानी, रामनगर, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, अगर आप उनको देखोगे, एक टाइम था कि इनमें बहुत ज्यादा पेड़ थे शहरों में, पेड़ ही गायब हो गए। अब शहरों में बिल्डिंगें खड़ी हैं, बिल्डिंग थोड़ी आपका सोख लेंगी कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको तो पेड़ ही सोखेंगे। फिर इसी तरीके से वहां का मानक भी बिगड़ रहा है। इसके कारण आज पर्यावरण के संकट दहलीज पर खड़ा हो गया है और विकास के क्रम में नदियां और जल प्रदूषित हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी नदी ऐसी जिनका आप पी नहीं सकते। दामोदर नदी है, पारा की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है उसमें, क्लियर हो गया।
पीने का परसेंटेज ही नहीं है, हरी हरी चमकती है पूरा। लोगों ने ऐसे कर दिया। दिल्ली को आप जमुना जी को देख लीजिए, उसमें झाग निकलते हैं केमिकल के, सोच के देखिए आप। और एक आर्थिक वस्तु बना दिया है। हमने क्या कर दिया है कि भैया ये सब चीजें कैसी हैं, ये आर्थिक वस्तु हैं, बस हम इनका लाभ उठाएंगे और कुछ नहीं। आर्थिक वस्तु का मतलब होता है अपने प्रॉफिटेबल के लिए वह चीजों का उपयोग, और वैसा ही हमने इनको बनाकर जो है छोड़ दिया है। और यही कारण है कि जो हमको जल जनित समस्या हो रही है, पर्यावरणीय समस्या हो रही है। हमारे सामने दो ही समस्या। पहला प्रभाव करेगा हमको जल की समस्या, दूसरा प्रभाव करेगा हमको अन्न की समस्या। और जल और अन्न किसकी वजह से बिगड़ेंगे? पर्यावरण डिसबैलेंस की वजह। और डिसबैलेंस कैसे? हम जितना पेड़ों को काटेंगे उतना ही सूख रहे थे, और उसी से हमारी बारिश भी कम होगी, सारी समस्या बढ़ेंगी। आप देखते हैं ग्लेशियर आपके शिफ्ट हो रहे हैं, कि आप ग्लेशियर को देखिए तो आपके सुगड़ते जा रहे हैं, बर्फ गिरने का परसेंटेज कम, ये सारी समस्या हो गया। तो पर्यावरणीय समस्या और पर्यावरणीय क्षमताएं किस प्रकार से उनको प्रभावित कर रही हैं, आप बड़े अच्छे से इनको देख सकते। क्लियर है? और कैसे दहलीज पर खड़ी है ये देखिए। कुछ ताजा पानी के स्रोत। आज हम बात करते हैं लोग के पहाड़ में घूमने, वहां जाके बोलते हैं लोगों ने पेड़ काट दिए, ये कर दिए। अरे काट तो हम ही रहे हैं, अगर हम रोक तो सकते हैं। हमने कितने पेड़ लगा रखे हैं, सोचने वाली बात है। कितने पेड़ लगा रखे हैं, ये सोचने वाली बात है भैया। ठीक है। वैश्विक उष्णता, पृथ्वी वातावरण के तापमान वृद्धि, अब मुद्दा बड़ा उठ रहा है, बार बार आपने समझ में आया है को डिस्कस करना चाहिए। और मैंने इसलिए मुद्दा उठाया है ग्लोबल हीट, वैश्विक उष्णता। बहुत बार सुना होगा पेपर में, ग्लोबल हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। हर साल पहले देहरादून का टेम्परेचर या उत्तराखंड में पहले टेम्परेचर 27 डिग्री से पानी ज्यादा, इस बार आपका 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, इसने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। ये सारी चीजें क्यों हो रही, इन पर बात करें। तो वैश्विक उष्णता पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान की वृद्धि को, अकेली पृथ्वी ही नहीं, इसमें समुद्र भी शामिल है। ध्यान दीजिए कि तापमान में वृद्धि को क्या, वैश्विक उष्णता औद्योगिक क्रांति की ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के निचले मंडल में औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि है। ध्यान दीजिए, इसके कारण जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके यही इमिशन के कारण, इनकी वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो हमारी नीचे की परत है वायुमंडल की, कौन सी परत है नीचे की वायुमंडल की, आप मुझे बताइए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल की। ठीक। वर्तमान में आने वाले दिनों में वैश्विक उष्णता में अधिकांश मानव उत्प्रेरित है, यानी कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है मानव की वजह से बढ़ रहा है। कह रहे यह है मानव द्वारा वन विनाश, जो हमने वनों को काट दिया है, जीवाश्म ईंधन जो हम पेट्रोल डीजल कोयला बहुत अच्छी मात्रा में जला रहे हैं की वजह से हो रहा है, और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की वृद्धि हो रही है, सीएफसी, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन मीथेन, इस प्रकार। और हम जो वाहन वगैरह चला रहे हैं, जो उनसे गैस उत्सर्जन हो रहा है। कह रहे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी अन्य गैस जो हमारी गर्माहट को सोखने की क्षमता है, वातावरण में हमें भूमंडल की सतह पर गर्म हो जाती है। 1750 में पूर्व औद्योगिक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड CH4 के वायुमंडलीय संकेंद्रण 31% और 149% में हुई है। पिछली शताब्दी में वायुमंडलीय तापमान 1.1 FC की वृद्धि हुई है। समुद्र तल में कई ऊपर उठा है, और वैश्विक उष्णता में दीर्घकालिक परिमाण है। ध्रुवीय हिम पिघलने, उनके परिमाण स्वरूप समुद्र स्तर में वृद्धि, बाढ़ का प्रकोप, हिम पिघलना, निर्भर पेयजल की पूर्ति परिस्थिति का असंतुलन के कारण प्रजाति विलुप्त, उष्णीय तूफान और उष्णीय रोगों को प्रभाव की बढ़ता, वैश्विक ऊर्जा में वृद्धि, कोयला या पेट्रोल उत्पादन का प्रचलन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ओजोन स्रोत है, वन विनाश, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में वृद्धि, वनों का अपशिष्ट से निकलने वाली मीथेन गैस, पशुओं की
वृद्धि, जो कि वन विनाश, मीथेन, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग, योगदान, और 1957 में क्योटो जापान जलवायु परिवर्तन में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसमें वैश्विक उष्णता का सामना, अंतर्राष्ट्रीय समझौता, और इस समझौते में औद्योगिक राष्ट्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी की मांग की गई। ठीक, इस वजह से ही हमारा ग्लोबल हीट बढ़ रहा है। क्या कारण है, टेम्परेचर कैसे बढ़ते जा रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि हमने 1750 के जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम पीरियड को हमने मेंटेन किया है, उस टाइम कार्बन और मीथेन CH4 यानी कि मीथेन का रासायनिक नाम लिखा हुआ है, उस समय में 31% से लेकर 149% यानी कि 150% तक हमने वृद्धि कर दी है। और आप देखेंगे पिछली शताब्दी में 1.1 फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं कि अगर पृथ्वी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो कितनी वनस्पतियां विलुप्त हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर में अगर 1% बढ़ जाए, कितनी प्रजाति ऐसी जो आपका सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। 2 बढ़ जाए तो कितना लुप्त हो जाएगा। इतने पेड़ पौधे जो पहले दिखाई देते थे नहीं मिलते। आप अपने मम्मी पापा से पूछिए, दादी से पूछिए, बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं, घास ऐसी हैं जो पहले पहाड़ों में नहीं थी, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ने से अचानक पैदा हो रही हैं और पुरानी चीजें लुप्त होती जा रही हैं। पहले कितने जीव जंतु मिलते थे, अब मिलता ही नहीं है देखने के लिए। देख लिया, और कह रहे हैं, क्या देखा ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ध्रुव पिघलेंगे, पर्यावरणीय असंतुलन होगा, प्रजातियां विलुप्त होंगी, और ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। टेम्परेचर बारंबार, रोग बढ़ेगी। कोविड भी कुछ ऐसे ही तो बढ़ा है, ठंडों में कहाँ बढ़ा कोविड। देख लिया आपने, तो किस प्रकार की उष्णता हुई, कैसे हुई, इस पर बात करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार थोड़ा सा ग्लोबल हीट के बारे में, वैश्विक टेम्परेचर के बारे में, और पर्यावरण में कैसे प्रभाव हो रहे हैं, थोड़ा सा पढ़िए, पूछिए, आकलन कीजिए, तब और अच्छा मजा आता है, क्योंकि हम जब आपका कोरिलेट करके पढ़ते हैं। फिलहाल आज